हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस ग्रुप क्लासेस। माय नेम इज अंकित चौरसिया एंड हम आज केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था। उसके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में हम देखे थे, रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और आज हम उसके सेकेंड लेक्चर में हमने उसके इफेक्टर फैक्टर के बारे में जाना था। आज हम थर्ड लेक्चर इसमें रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेट लॉ होता क्या है। सबसे पहले हम रेट लॉ के बारे में अगर देखेंगे तो हम रेट लॉ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द डिपेंड्स ऑफ, यानी हमारा जो रेट लॉ होता है कहाँ पर डिपेंड करता है। तो हम उसको देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेटेड ऑफ स्पीशीज इन रिएक्शन, यानी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो कंसंट्रेशन पे जो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन आता है उसकी स्पीशीज में रिएक्शन में क्या है, यानी उसकी रेट रिएक्शन क्या हो रही है। फिर दिस इज डिपेंड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। यानी देखो यहाँ कह रहा है कि वो डिपेंड्स कहाँ कर सकते हैं। दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है जो वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स होगी एज इट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, यानी हमारी जो कंसंट्रेशन की स्पीशीज की रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कितना डिफिकल्ट होगा। और थर्ड है कि वी ओनली स्टडी विद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, यानी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस फॉर्म पे किस मेथड से डिपेंड हो सकता है निकालने के लिए। तो हम ओवरऑल रेट लॉ को ये कह सकते हैं कि ये हम किसी भी डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन को देखकर हम बता नहीं सकते कि इसकी रेट लॉ कितनी है। तो हम इसको बस ओनली जो हमारी वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस है, ये ओनली एक्सपेरिमेंट हो सकता है। यानी हम इसको कह सकते हैं ओनली वन एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी हम कह सकते हैं कि रेट लॉ को हम किसी भी रिएक्शन के बिना एक्सपेरिमेंट देखे हुए हम उसके किसी भी उसका रेट लॉ निकाल नहीं सकते आसानी से। यानी हम इन तीनों मेथड को डायरेक्टली अगर कहें तो हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं। हम डायरेक्टली इसको देखकर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं जान सकते कि इसकी रेट लॉ कितनी होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जांपल में अगर हम आपको रिएक्शन दिए हैं यहाँ पर कि 2A प्लस B और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A प्लस B और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेथड से देखें, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें कि इस रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट हुआ है और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिला है कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है अगर इसको हम डबल करें, अगर ये डबल हो रहा था वहाँ पर हमने देखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, डायरेक्टली ऐसे नहीं देख रहे हैं कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को अगर हम क्या करें डबल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा था वो भी डबल हो जा रहा था, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज, ये भी डबल हुई हो रहा था, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए की अगर इंक्रीज कर रहे थे डबल हो रहा था तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रही थी। यानी हम इसको सीधे सीधे कर सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1, यानी 1 पावर, यानी उसका डबल बढ़ रहा था, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से 1 टाइम वो इंक्रीज किया है, ठीक है। अगर हम इसी तरह अगर कंसंट्रेटेड ऑफ बी की बात करें, अगर इसको हम डबल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम इसको डबल यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें मिला यहाँ पर कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वह 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा था, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था। यानी हमने पाया कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ए था जो वो हमारा डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा था, यानी हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर के 1, यानी 1 टाइम्स वो इंक्रीज हो रही। फिर हमने देखा कि जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है दिया है कि कंसंट्रेटेड ऑफ बी, अगर उसको डबल कर रहे थे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रही थी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही थी, यानी 4 गुना वह बढ़ रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने के बाद वो 4 गुना, अगर ये डबल हो जाएगा यानी इनिशियल से ये 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स वह इंक्रीज उस जगह पे कर रहा है। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात करें कि ओवरऑल रेट लॉ लिखना होगा अगर हमें, तो अगर हम ओवरऑल अगर रेट लॉ लिखना तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसको यहाँ स्मॉल आर से डिनोट भी किया जा सकता है। हम लिखेंगे इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, फिर लिखेंगे हमारा जो पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए
यानी ए लिखेंगे, पावर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, फिर लिखेंगे कंसंट्रेटेड ऑफ बी पावर 2 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर रेट लॉ। यानी हम इसको यहाँ कहते हैं, ये हमारा क्या है रेट कांस्टेंट है, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और फिर इसके साथ साथ इस पूरे मेथड को जो हमने एक्सप्रेशन दिखाया इसी को बोलते हैं हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर पाया है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कंसंट्रेटेड ऑफ ए था उसको अगर डबल कर रहे थे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही थी डबल हो रही थी। यानी हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेटेड ऑफ ए के पावर 1 हो जा रहा है। यानी जब हम फिर जो हमारा रिएक्टेंट में कंसंट्रेटेड ऑफ बी है अगर उसको डबल कर रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो रहा था 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा था। 4 टाइम्स इंक्रीज करने की वजह से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ के पावर 2 टाइम्स। अगर यहाँ बी है तो अगर हम इसको 2 भी करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा ना। तो इस तरह से हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा क्या है स्मॉल आर को हम रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, फिर हमारा जो पूरे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको लिखेंगे तो कंसंट्रेट की पावर ए पावर 1 और कंसंट्रेट पावर बी के पावर 2। तो इसको हम पूरे को हम क्या कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद हमें ये मिला रेट लॉ एक्सप्रेशन का यहाँ फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। हमारे एक साइंटिस्ट थे ऐसे ही, उन्होंने बताया था कि इसी रिएक्शन को अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको इरेज कर दें, एक साइंटिस्ट थे हमारे गुल्डबर्ग एंड वेग गुल्डबर्ग एंड वेग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, हमारे जो ये साइंटिस्ट है गुल्डबर्ग एंड वेज लॉ ऑफ मास एक्शन, इन्होंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन के जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसके हम कंसंट्रेटेड के पावर लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम उससे रेट लॉ को निकाल सकते हैं। यानी उन्होंने ऐसे कहा कि हमारा अगर रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हम इसको लिखेंगे कि कंसंट्रेटेड ए है, ठीक है, ए रिएक्शन ले रहे हैं ए, फिर लिखेंगे कि जो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको पावर में लिख देंगे उसके कंसंट्रेटेड ए हो जाएगा 2, और फिर जो हमारा कंसंट्रेटेड बी है फिर इसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम इसके पावर में लिख देंगे। तो इससे हमारा आ रहा था, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि किसी भी रिएक्शन को देखकर बिना एक्सपेरिमेंट किए हम इसके डायरेक्ट उसके कंसंट्रेशन के जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होता है वहाँ पर उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इनका मेथड बहुत हर एक रिएक्शन के साथ नहीं चला, ये रॉन्ग हो गया उस जगह पे। ठीक है, ये हर जगह स्पेसिफिक नहीं कर सकते। हम किसी भी रेट लॉ को निकालने के लिए हम पहले उसको एक्सपेरिमेंट कर देखेंगे, एक्सपेरिमेंटरी वैल्यू दी होगी कि उसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंसंट्रेटेड की ए की कितनी होगी, हमारी कंसंट्रेशन बी की कितनी होगी, तो हम उससे पता करेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है इतना। तो ये हम डायरेक्टली इसको देखकर ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर डबल हो रहा था तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल आ रहा था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा कंसंट्रेटेड ए के पावर 1 हो गया। फिर अगर हम कंसंट्रेटेड बी के देख रहे थे, अगर इसको भी डबल कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में ही, तो हमने वहाँ पर पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, जस्ट इसका दुगुना। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेटेड बी के पावर 2। यानी ओवरऑल हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई एक पर्सनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। यानी ये हमारा हो गया रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसको के से करते हैं के और फिर ए के पावर ये है, फिर दोनों का ऐड हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर 1 आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गुल्डबर्ग एंड वेज लॉ के मास सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा था रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेटेड ए के पावर 2 आ रहा था, कंसंट्रेटेड बी के पावर 1 आ जा रहा था। तो इससे इनका मेथड चला, लेकिन इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी मेथड ऐसे डायरेक्टली हम देख कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल ऐसा नहीं हुआ, कुछ ही रिएक्शन पर ये चल सके। ठीक है,
अगर हम इसी रिएक्शन को अगर ओवरऑल देखें कि हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर हम लिखना चाहें देखो तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही देखना है हमें। देखो हमारा रिएक्शन यही जो पहले था कि 2A प्लस B और कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा था, कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर मान लिया कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के पावर हम क्या मान ले, एक्स हो जा रहा है, ठीक है। फिर हमने माना कि रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने मान लिया कंसंट्रेशन बी के पावर वाई। अगर ओवरऑल की इसके पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। हमने जैसे अभी हमारा था कि एक कंसंट्रेट के पावर 1 आया था, बी के पावर 2 आया था, तो यहाँ पर एक्स वाई पावर है, इसका कुछ भी वहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, फिर कंसंट्रेटेड ए के पावर एक्स और कंसंट्रेटेड बी के पावर वाई, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, हम इसे कह सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या है, पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हम ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई रिएक्शन दिया होगा उसकी पावर को हम इस तरह से निकाल लेंगे कि हमारा रेट लॉ ऑफ रेट रिएक्शन क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे हियर देखो कंसंट्रेटेड ए क्या है हमारा, ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। और फिर ये क्या है हमारा, बी है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख कर सकते हैं कि जो हमारा एक्स क्या है, एक्स कहेंगे, एक्स है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं कि ये एक्स क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में, ए के, यानी कंसिडर ए के रिस्पेक्ट में हमारा एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर उनके वैल्यूज अगर हम गुल्डबर्ग बेस के मेथड से निकालते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हमेशा इंटीजर ही वैल्यू आती और हमेशा वो क्या होती, पॉजिटिव ही आती, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी फिक्स नहीं है कि वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन। अगर हम मान लें कि अगर हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड ए की वैल्यू अगर डबल हो रही है लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ही हो गया, तो उस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, उसके एक जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा हाफ ही आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। फिर वाई देखो क्या है हमारा, यहाँ पर वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, जैसे ये है वैसे ये भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। एंड के हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, ये क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने ओवरऑल समझ लिया यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम क्या कर लें कि इसके पावर जब दोनों आपस में अटैच होते हैं तो क्या होते हैं, एडिंग होते हैं। तो x प्लस वाई जब आ रहा है तो इसको हम कर सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम स्मॉल एन से, यानी दोनों ऑर्डर को जब अटैच हो जा रहे हैं तो उसको कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी पूरे का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, एन के इक्वल हो रहा है। यानी अगर हम बात करें कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन की रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ओवरऑल, तो हम लिखेंगे एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू a के टर्म में, वहाँ b के टर्म पे जो आएगा y का, दोनों को अटैच कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
कितना होगा। ठीक है, हम ऐसे इससे पता कर सकते हैं कि n हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी उस रिएक्शन का ऑर्डर कौन से ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर का है क्या, तो हम उस मेथड से इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हम थोड़ा सा के की वैल्यू रेट कांस्टेंट के अगर बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर देखो सब एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर हमें निकालना है यहाँ पर देखो, हम कैपिटल के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्यों वेलोसिटी अब कांस्टेंट है, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या है, हमें स्पीड को ये बता रही है कि और हमारा रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, यानी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट या तो इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यही हमारा पहले आया था कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर है वो है के कंसंट्रेटेड ए के पावर एक्स कंसंट्रेटेड बी के पावर वाई। ठीक है, ये हमारा ये यहाँ पर आया है। अगर हम यहाँ अगर कह सकते हैं कि इफ concentration, if concentration of, if concentration of all species, all, if concentration of all species in rate law, in rate law, in rate law expression, expression is यूनिटी, इज यूनिटी। यूनिटी मतलब वंस, यानी वन हो जाना, इकाई यानी एक हो जाना। यानी अगर हम मान लें कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, यानी ये पूरी जो स्पीसीज है हमारे क्या हो जा रही है कि इन रेट लॉ एक्सप्रेशन के क्या हो जा रही है, यूनिटी हो जा रही है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा कंसंट्रेशन की पूरी स्पीसीज जो रिएक्शन है वो क्या हो जा रही है कि 1 हो जा रही है। यानी हमारा जो कंसंट्रेटेड ए और इज इक्वल टू कंसंट्रेटेड बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारा क्या आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो स्मॉल आर होता है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल के इक्वल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया स्पेसिफिक, मतलब उसकी क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। यानी हमारे जो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है वो हमारे रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि जब यूनिटी हो रही है तो हमारा रेट कांस्टेंट ऐसा आ जा रहा है। अगर हम इसी जगह देखो यहाँ पर बहुत अच्छा हम यूनिट ऑफ के की बात करेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्रेस होगा। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की निकालने के लिए यूनिट सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यूनिट निकालने के लिए हम सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं कि हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। तो हम देखो यूनिट ऑफ के अगर निकालते हैं, देखो हमें यहाँ पता है कि देखो हम इस रिएक्शन से लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन हो जाएगा क्या आएगा, कंसंट्रेटेड ए के पावर एक्स और कंसंट्रेटेड बी के पावर वाई। ठीक है, और हमें यहाँ पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आती है, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या आती है, मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी पूरे रेट ऑफ रिएक्शन की हमने यूनिट इसके पहले आप लोगों को बताइए कैसे आया था। फिर लिखेंगे अपॉन, फिर देखो कंसंट्रेट ऑफ ए है तो ये क्या है हमारा, ये हो सकता है मोल अपॉन लीटर, यही होता है किसी भी कंसंट्रेटर के इन सॉल्यूशन के फॉर्म में, यही होता है हमारा ना कि उसकी मोलरिटी कितनी है अपन उसकी वैल्यू, तो वैल्यू को हम लीटर में करते हैं तो हो जाएगा पावर क्या दिया है, एक्स दिया है। इसी तरह हम बी को भी लिखेंगे मोल अपॉन लीटर के पावर वाई। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, इस तरह से एक यूनिट आ गई। अब यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं इसको कि मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स,
अपान हो जाएगा, देखो ये जब यहाँ की बेस वैल्यू अगर सेम होती है तो उसके जो पावर क्या होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे मोल अपान लीटर के पावर x प्लस वाई। और हमें पहले से पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। तो हम x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मोल लीटर सेकेंड इनवर्स के पावर अपॉन मोल अपॉन लीटर के पावर n। ठीक है, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हो जाएगा मोल लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूनिट ऑफ के की वैल्यू को निकाली, यानी हमारी यूनिट ऑफ के की वैल्यू क्या आ गई, उसकी यूनिट क्या आ गई कि मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यानी इस वैल्यू को हम किसी भी रखकर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जो हमारा के होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये कहाँ डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन, इसको हम कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी हमारे जो के की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे वो डिपेंड करती है, यहाँ पर एन के ऊपर। ये छुपा होता है, दिखता नहीं किसी रिएक्शन में। तो हम इसी के मेथड से कोई भी रिएक्शन अगर दिया हो तो इस यूनिट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं कि ये हमारी जो रिएक्शन है किस ऑर्डर की होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, अगर यहाँ बात हो रही हो तो अगर हम लिख लें यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमारा क्या हो जा रहा है एन, और ये हमारा क्या है यूनिट ऑफ के। ठीक है, यूनिट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो हमें यूनिट के की मालूम हो गई है, क्या आई थी कि मोल अपॉन लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इस तरह से इस वैल्यू को याद रखें। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग में रखना। अगर हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की अगर ये जीरो आ रही है, ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में, एक लेक्चर के बाद या दूसरे लेक्चर में हमारा आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो, तो इसको कहेंगे हम जीरो। देखो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर एन की बात हो रही थी तो हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि यूनिट ऑफ के दिया, अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो हम इसको क्या करेंगे, एन के वैल्यू के स्थान पे जीरो रखेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर एन के वैल्यू के स्थान पे जीरो, यहाँ पर अगर ऐसे कर लें कि के इक्वल टू दिया है कि मोल अपॉन लीटर के पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी एन की वैल्यू अगर जीरो दी गई है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं के इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन लीटर के पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा एन की वैल्यू जीरो और सेकेंड इनवर्स। यानी हमारी यूनिट क्या आ गई कि मोल अपॉन लीटर के पावर 1 और सेकेंड इनवर्स। यानी इसकी यूनिट हमारी क्या होगी, यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो उसका हो जाएगा कि मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम इसी जगह देख लें कि अगर हम वन यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करनी है यहाँ पर हमें, देखो तो अगर इसकी यूनिट हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात हो रही है, देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो हमें यहाँ जीरो के स्थान पे 1 रखना होगा। तो 1 से गया तो आ गई वैल्यू जीरो। जब जीरो आती है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा बस सेकेंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए वो टाइम पे आते हैं। सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट आ गई। अगर हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर की बात कर लें कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ रख लेंगे n की वैल्यू 2 आएगी तो 1 में से -2 जाएगा तो आएगा पावर -1, तो यानी हमारी यहाँ यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोल अपॉन लीटर के पावर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। देखना यहाँ जीरो ऑर्डर में इनवर्स नहीं है, +1 है, यहाँ पर देखना सेकेंड ऑर्डर में -1 आ जाए। अगर हम मान लें कि वैल्यू फ्रैक्शन भी आ जाती है, अगर हम मान लें कि उस यूनिट क्या है फ्रैक्शन में है, यानी हाफ्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो अगर इसकी यूनिट निकालिए तो क्या आ जाएगी, तो हम इसकी यूनिट को हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, फिर यहाँ लिख लेंगे 1/2। देखो 2 - 1 जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो रही है 2 - 1 तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2, यानी इसकी यूनिट आ रही है हमारी 1/2। यानी ये जरूरी नहीं है कि देखो यहाँ -1/2 है, तो अगर हाफ हो रहा है तो मोल लीटर पावर -1/2 और सेकेंड इनवर्स माइनस नहीं प्लस आ रहा है ना, ये प्लस, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के अगर हम डायरेक्टली उसके रेट रिएक्शन के यूनिट को देखकर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी पर हम एक क्वेश्चन अगर देख लें, तो अगर यही क्वेश्चन दिया है कि यदि देखो क्वेश्चन है कि हमारा इफ k इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल के पावर -1, ठीक है, मोल की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो देखो हमें निकालना क्या है इसका, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हमें बस क्या दिया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और इसकी यूनिट से हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना है। देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें पहले से रेट कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पता है, क्या है, मोल अपान ये हो जाएगा मोल लीटर के पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट देखो यहाँ दी हुई है हमें कि लीटर स्क्वायर मोल माइनस इतना है, तो हम लिख सकते हैं मोल अपान लीटर के पावर -2 हो जाएगा। देखो अगर इसको लाएंगे -2, ये ऊपर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ से सेकेंड इनवर्स सेकेंड ये कैंसिल, जब ये वैल्यू ये भी आपस में कैंसिल है, देखो पावर बचा तो ये हो जाएगा 1 - n = -2, तो देखो n = हो जाएगा -2, इधर देखो ये माइनस पहले से ये माइनस हो तो इधर जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -n = -3, तो n की वैल्यू माइनस कैंसिल 3, यानी इस रेट कांस्टेंट की जो ऑर्डर होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई 3, यानी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 3, यानी इसकी यूनिट से भी देखकर हम किसी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं।